हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद्यापीठ। तो ये कंट्रोल सिस्टम का 19th लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 226 बोल रहा है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विथ पोल लोकेशन। वन में दिया हुआ है, ए डिस्टिंक्ट पोल ऑलवेज लाइज ऑन रियल एक्सिस। और टू में दिया है, ए डोमिनेंट पोल हैज लार्ज टाइम कांस्टेंट। देखिए, ये नंबर तो आपका राइट है। डिस्टिंक्ट पोल हमेशा रियल एक्सिस पे लाइज करता है। मगर बी का देखते हैं। अगर हम कल बताए थे कि डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट क्या होती है, फिर से हम एक बार बताते हैं। मान लीजिए, देखिए कोई एक पोल है, आपको यहाँ पर कोई एक पोल है और एक इधर कोई पोल है। तो अगर ये पोल जो है, इस पोल के लोकेशन से 5 टाइम से अगर अधिक हो जाए, जैसे बोले थे कि रेशियो जो हो P1 बाई, और जो भी इसका रियल वाला पार्ट है, मान लीजिए हम Q1 मान रहे हैं, ये अगर ग्रेटर हो जाए 5 पे, तो हम लोग क्या लगाते हैं, डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अब डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट में मान लीजिए टाइम का पता करना है। देखिए एक पोल यहाँ है, मान लीजिए A2, और एक पोल यहाँ है A1। तो इसमें मान लीजिए कोई भी रिस्पॉन्स था e टू दी पावर माइनस A2 पे पोल है तो A2t, और ये कैसा e टू दी पावर माइनस A1t। देखिए यहाँ पे क्या आपको मिल रहा है कि A1 छोटा है। अगर A1 छोटा है तो ये क्या थोड़ा स्लोली आपका डीके होगा, यानी ये टाइम आपका मान लीजिए T1 है और T2 है, और A2 क्या है, बड़ा है मैग्नीट्यूड में इससे। तो ये क्या है, ये बहुत फास्ट डीके हो जाएगा, यानी जल्दी डीके हो जाएगा, कम टाइम लेगा। यानी यहाँ पे आपका क्या है, T1 ग्रेटर है T2 से। तो यही पूछ रहा है कि डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट में लार्ज टाइम कांस्टेंट होता है। डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं कि जो दूर का पोल है उसको हम लोग कंसीडर ही नहीं करते हैं अगर 5 टाइम से ज्यादा हो। यानी A2 मान लीजिए 5 टाइम से ज्यादा था तो हम A2 को कंसीडर ही नहीं करेंगे, केवल A1 को करेंगे। जब A1 को करेंगे तो ये क्या टाइमिंग ज्यादा ले रहा है, T1 ज्यादा है, तो ये पूछ रहा है कि डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट है लार्ज टाइम कांस्टेंट। यानी सेकंड नंबर भी आपका क्या है, सही है। यानी यहाँ पे हो जाएगा बोथ A एंड B आर करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 227। बोल रहा है, इन ए सिस्टम द डैम्पिंग कोफिशिएंट इज -2, द सिस्टम रिस्पॉन्स विल बी। अगर जीटा 0 रहता है तो क्या बोलते हैं, अगर जीटा जो है 0 और 1 के बीच में रहता है तो बोलते हैं अंडर डैम। अगर जीटा इक्वल टू 1 हो जाए तो क्या बोलते हैं, और जीटा ग्रेटर देन 1 हो जाए तो बोलते हैं ओवर डैम। अब देखिए इसमें ये जीटा ग्रेटर देन 1 था, फिर 1 आया, फिर 1 से छोटा हुआ, फिर 0 हुआ, और -2 होने के लिए क्या होगा, इससे भी छोटा हो गया। जब -2 हो जाते हैं, ये देखिए अनडैम्प। यहाँ पे अगर आप रिस्पॉन्स लीजिए तो ओवर डैम का क्या लेते हैं कि थोड़ा लार्ज टाइम लेकर सेटल होगा। क्रिटिकली डैम ये होगा, और अंडर डैम क्या होती है, ये होती है। और उसी में अनडैम क्या होती है, ये कभी भी डैम्प ही नहीं होगी, ये अनडैम्प हो गई। और अगर जीटा -2 हो जाए, मैंने 0 से भी कम हो जाए, तो ये वाले जो वेव फॉर्म है ये बढ़ती चली जाती है, इंक्रीजिंग होती जाती है अगर जीटा 0 से भी कम हो जाए। तो यहाँ पूछ रहा था कि -2 हो जाए तो क्या होगा, तो अनडैम्प तो कितना पे होता है, 0 पे होता है, यानी ये नंबर तो नहीं होगा आपका। और क्रिटिकली डैम तो 1 पे होता है, यानी ये भी नहीं होगा। ऑसिलेशन विथ डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, ऑसिलेशन विथ इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। देखिए यहाँ क्या हो रही है, इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड हो रही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 228। दिया हुआ है एक डिफरेंशियल इक्वेशन और बोल रहा है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन एबव, और 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म तो क्या आपको मिल जाएगा, 4f² प्लस 36 yf इक्वल टू 36 xf। यहाँ से आप निकालिएगा yf बाई xf, तो ये आपको मिल जाएगा 36 अपॉन 4f² प्लस 36। ऊपर नीचे 4 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो ये आपको मिल जाएगा 9 अपॉन f² प्लस
9, ये आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आप ओमेगा एन और जीटा का वैल्यू निकालिएगा तो कितना मिलेगा? आप देखिए ये वाले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? एफ स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एफ प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, यही होती है। अगर इससे कंपेयरिंग कराते हैं कांस्टेंट टर्म को तो ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 9 है, यानी ओमेगा एन आपको कितना आ गया? 3 रेडियन पर सेकेंड। देखिए इसमें पूछ रहा था नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितना हो जा रहा है? 6 रेडियन ए नंबर में, यानी वो गलत है क्योंकि 3 रेडियन पर सेकेंड आ रहा है। फिर बोल रहा है द रिस्पॉन्स इज ऑलवेज ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी कब होती है? जब ये कैसा हो? अनडैम्प हो, यानी जीटा 0 हो। मान लीजिए एफ वाले टर्म को कंपेयरिंग कराते हैं, यहाँ तो एफ वाले टर्म है ही नहीं। 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0, यानी जीटा इक्वल टू 0। जीटा 0 होती है तो अनडैम्प आती है, यानी ऑलवेज ऑसिलेटरी होगी, यानी 2 नंबर आपका करेक्ट है। थर्ड में बोल रहा है द परसेंटेज ओवरशूट इज 10% एंड डैम्पिंग रेशियो सिस्टम इज 0.6। देखिए 3 तो रॉन्ग है क्योंकि जीटा तो 0 आया है, यहाँ 0.6 बोल रहा है। जब जीटा 0 आता है तो परसेंटेज ओवरशूट 100% होती है। अब देखिए 4 में बोल रहा है बोथ टाइम कांस्टेंट एंड सेटलिंग टाइम आर इनफिनाइट। ये देखिए जब जीटा 0 हो जाती है तो वो केवल अनडैम्प ही करती रहती है सिस्टम अनडैम्प करती रहेगी तो क्या होता है कि वहाँ सेटलिंग टाइम और टाइम कांस्टेंट दोनों इनफिनाइट होगी, क्योंकि वो कभी सेटल ही नहीं करेगा, वो हमेशा अनडैम्प करते रहेगा। कभी एक पॉइंट पे एक कांस्टेंट या स्टेडी स्टेट नहीं बनेगा। यानी 4 नंबर भी आपका करेक्ट है, यानी 2 और 4 करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 229 बोल रहा है इफ द लूप गेन के ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम हैविंग ए लूप ट्रांसफर फंक्शन के f plus 3 upon f plus 8 whole square is to be adjusted to induce a first hand oscillation, then 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट हैंड ऑसिलेशन कब होगा यहाँ पे पूछ रहा है। तो मान लीजिए यहाँ निगेटिव फीडबैक है और जीएफएचएफ आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे आप निकालिएगा, यही आपका जीएस दिया हुआ है और एचएफ का वैल्यू 1। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जानते हैं 1 प्लस जीएफएचएफ इक्वल टू 0, यही जानते हैं। तो आप इसको बनाइएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के फॉर्म में तो क्या होगा? 1 प्लस के एफ प्लस 3 एफ प्लस 8 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आपको मिल जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 16 प्लस 64, इसका लीजिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा तोड़िएगा तो, और ये आ जाएगा के एफ प्लस 3 के इक्वल टू 0। एफ स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ एक एफ वाला टर्म है कि यहाँ दोनों को हम एक जगह लिखेंगे तो कितना होगा? 16 प्लस के और ये हो गया 64 प्लस 3 के इक्वल टू 0। ये आपका मिल गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गया तो जो भी ऑसिलेशन निकालते हैं उसके लिए रूथ एरे लगाइएगा आप यहाँ पे। तो रूथ ये देखिए मैक्सिमम कितना है पावर? मैक्सिमम आपका 2 है तो उसको पहले लिखते हैं एफ स्क्वायर, उसके नीचे उससे कम वाले। अब यहाँ 2 वाले तो ये हमेशा अगर आप इवन लिए हैं तो इवन का कोफिशिएंट लिखेंगे, और यहाँ ऑड लिए हैं तो ऑड का। देखिए अगर इसमें है 2 का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। 2 के बाद 1 वाला नहीं लिखेंगे, 1 वाला यहाँ लिखेंगे। तो 2 के बाद इवन में क्या आएगा? 0, तो 0 का कोफिशिएंट लिखेंगे, यानी 64 प्लस 3 के। और इसमें 1 का कोफिशिएंट कितना है? 16 प्लस के, और इधर कुछ नहीं है। जब इसको हम लोग जैसे मैट्रिक्स में आप लेते हैं ए बी सी डी, अगर मैट्रिक्स में क्या करते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए डी माइनस बी सी करते हैं। मगर यहाँ क्या रहती है? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना रहता है, इधर से तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करके अगर इतना से ही डिवाइड करते हैं, एफ के पावर 0 आ जाएगा आपको। वो निकालने के लिए यहाँ लिख देते हैं 16 प्लस के इंटू 64 प्लस 3 के
माइनस 0 1 कीजिएगा तो 0 हो जाएगा बाय 16 प्लस के, इससे ही डिवाइड करते हैं तो ये आपका कट जाएगा, कितना आ जाएगा 64 प्लस के, कितना हो जाएगा ये 0। अब क्या करते हैं कि ऑसिलेशन कब मिलेगा आपको, क्या देखते हैं कि फर्स्ट एन ऑसिलेशन के लिए ऑड पावर ऑफ एफ का रो 0 हो जाए। तो देखिए ऑड पावर ऑफ एफ कौन है, ये वाला है, इसके रो 0 हो जाए, यही रो है आपका, ये आपका क्या हो जाए 0 हो जाए। अब 0 बनाने के लिए यहाँ क्या करना होगा, 16 प्लस के क्या हो जाए आपका 0 हो जाए, यानी के इक्वल टू कितना आ गया -16। अब फर्स्ट एन ऑसिलेशन होगा। अब ये भी मान लीजिए आपका 0 हो गया, अभी क्या हुआ कि ये भी 0 बना दिए, ये भी 0 बना दीजिए। और रूट हैरे में होती क्या है कि अगर पूरे के पूरे रो आपका 0 हो जाए तो एक ज्वेलरी इक्वेशन बनाते हैं। मान लीजिए हम एक ज्वेलरी इक्वेशन बनाते हैं, कैसे बनाना है, जो भी 0 हुआ है रो उसके जस्ट ऊपर वाले कोफिशिएंट को मिलाकर, तो आप कितना लिख सकते हैं एफ स्क्वायर प्लस 64 प्लस 3 के, ये लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ के का वैल्यू हम निकाल लिए थे, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये देखिए हम ऊपर लिख, ये देखिए आपको हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0, तो एफ स्क्वायर इक्वल टू -16, और यहाँ एफ का निकालिएगा तो क्या आएगा प्लस माइनस J4। ये कितना, एफ को क्या लिखते हैं जे ओमेगा, तो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू कितना आया 4 रेडियन परफेक्ट। ये जो ओमेगा है ना, यही फर्स्ट एंड ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी है, यही, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 230, बोल रहा है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड पेकुलियर टू नॉन लीनियर सिस्टम। देखिए पहले नॉन लीनियर, जनरली नॉन लीनियर सिस्टम पढ़ना नहीं है, मगर फिर भी दिया हुआ है क्वेश्चन तो हम बता रहे हैं। देखिए नॉन लीनियर सिस्टम जो है जैसे एलटीआई सिस्टम क्या बोलते हैं, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, वो लीनियर होती है। तो लीनियर में अगर कोई भी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म देते हैं इनपुट में, तो आउटपुट में भी आपको साइनोसॉइडल देगा, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी। मगर नॉन लीनियर है तो फ्रीक्वेंसी आपको चेंज होगी। तो देखिए 1 में आपको बोल रहा है कि अगर इनपुट में आप साइन वेव अप्लाई करते हैं ओमेगा फ्रीक्वेंसी का, तो आउटपुट क्या होगा नॉन साइनोसॉइडल कंटेनिंग फ्रीक्वेंसी विच आर मल्टीपल ऑफ ओमेगा आएगा। जैसे उसमें फ्रीक्वेंसी अगर इनपुट में साइन ओमेगा टी दे रहे हैं, ये लीनियर सिस्टम का बता रहे हैं, तो आउटपुट में क्या मिलता था, मान लीजिए यहाँ ए है तो ए इंटू एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, यानी फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती थी, मैग्नीट्यूड चेंज होगी फेज चेंज होगी। मगर यही नॉन लीनियर रहा, तो नॉन लीनियर में क्या होती है कि ये फ्रीक्वेंसी मान लीजिए आपको 10 है, तो क्या होगा ये 5 मिलेगा, इसका मल्टीपल में मिलेगा, ये 5 मिलेगा मान लीजिए इसका मल्टीपल में है, या इससे 20 मिलेगा, इस टाइप का मिलेगा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ देखिए फॉर एग्जाम्पल में कि इनपुट फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, तो आउटपुट क्या मिलेगा 5 हर्ट्ज या 30 हर्ट्ज, यानी ऑप्शन नंबर 1 तो करेक्ट है। बी में बोल रहा है द जंप रेजोनेंस में ऑकर। देखिए नॉन लीनियर सिस्टम कैन अल्सो डिस्प्ले बिहेवियर ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इन फॉर्म ऑफ हाइस्ट्रेसिस कॉल्ड जंप रेजोनेंस, यानी जंप रेजोनेंस भी होती है, यानी 2 भी सही है। 3 में बोल रहा है द सिस्टम एग्जिबिट्स सेल्फ सस्टेन्ड ऑसिलेशन ऑफ फिक्स फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। तो देखिए नॉन लीनियर सिस्टम में exhibit limit cycle which are self-sustained oscillation with fixed amplitude and fixed period, period means frequency, यानी यानी ये भी होती है। आपका 3 नंबर भी करेक्ट है। और जो भी हम लोग लीनियर सिस्टम को क्या करते हैं लैपलास से फूरियर सीरीज लगाकर हम लोग सोल्व कर लेते हैं, मगर इसमें क्या है कि लैपलास और फूरियर सीरीज लगाकर हम लोग सोल्व नहीं कर सकते हैं नॉन लीनियर सिस्टम को। नॉन लीनियर सिस्टम डू नॉट ओबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी। हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी लीनियर सिस्टम हो तो उसको क्या करना चाहिए कि वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, होमोजेनिटी और
होमोजेनिटी और एडिटिविटी को। तो यहाँ क्या है कि जो लास्ट ऑप्शन है बोल रहा है द रिस्पॉन्स टू ए पार्टिकुलर टेस्ट सिग्नल इज ए गाइड टू द बिहेवियर ऑफ अदर इनपुट। ऐसा नहीं होता है, फोर्थ नंबर आपका रॉन्ग है, क्योंकि देखिए लास्ट नंबर वाला कि नॉन लीनियर सिस्टम लिखा हुआ है ना, द रिस्पॉन्स ऑफ नॉन लीनियर सिस्टम टू पार्टिकुलर टेस्ट सिग्नल इज नो गाइड टू द बिहेवियर टू देयर बिहेवियर टू अदर इनपुट। कोई भी बिहेवियर नहीं होता है उसके। तो यहाँ ये बोल रहा था कि सिग्नल इज गाइड टू बिहेवियर टू अदर इनपुट, यानी आपका फोर्थ नंबर क्या है, रॉन्ग है। और 1 2 3 करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 231 बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसीडर ए टाइम डोमेन टेक्निक इन कंट्रोल सिस्टम। देखिए कंट्रोल सिस्टम में बहुत सारे टेक्निक है जिसमें हम लोग स्टेबिलिटी फाइंड करते हैं, जैसे बोर्डे प्लॉट हो गया, रूट थर्विज हो गया, रूट लोकस हो गया, न्यूकिस्ट प्लॉट हो गया। इस सबसे हम लोग क्या करते हैं, स्टेबिलिटी फाइंड करते हैं। मगर टाइम डोमेन में जो है उस, उसका यूज करते हैं वो है रूट लोकस, क्योंकि इसमें रूट को मान लीजिए अगर ओपन लूप में क्या बोलते हैं कि कोई भी यहाँ दो रूट था, अगर इसी को क्लोज लूप में बनाते हैं किसी तरह, तो ये रूट देखते हैं कि इधर ही रह रहा है, क्योंकि ये ब्रेक होगा तो ब्रेक होकर कहीं जाएगा कि इधर रह रहा है, या ब्रेक होकर इस साइड आ जा रहा है, अगर इस साइड आ गया राइट में तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। यानी रूट को एनालाइज करके हम ये सिस्टम बता देते हैं कि स्टेबल होगा या अनस्टेबल हो गया, या मार्जिनली स्टेबल होगा कि किस कंडीशन के लिए। यहाँ बताते हैं ना के का वैल्यू क्या रखना चाहिए। तो ये वाले क्या रूट लोकस को टाइम डोमेन में करते हैं, मगर न्यूक्विस्ट और बोर्डे प्लॉट ये सब जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में करते हैं। तो यहाँ टाइम डोमेन का पूछ रहा था, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 232 हाउ मेनी रूट विथ पॉजिटिव रियल पार्ट डू द इक्वेशन। तो देखिए बोल रहे हैं यहाँ पॉजिटिव रियल पार्ट में पूछ रहा है कितने होंगे। पॉजिटिव रियल पार्ट कहने का मतलब क्या है कि राइट में कितने पोल होंगे। तो जो भी रूट का वो बताते हैं उसको कैसे निकालते हैं, रूट एरे लगाकर। राउथ एरे लगाइएगा तो क्या बोले हम कि पहले मैक्सिमम जो पावर है वो लिख देते हैं और उसके बाद मिन एक कम वाला। और यहाँ ऑड पावर है तो ऑड वाले कोफिशिएंट लिखेंगे। मान लीजिए 3 का कितना है 1, 3 के बाद 2 का यहाँ लिखेंगे, 2 का यहाँ नहीं लिखेंगे। तो 3 के बाद ऑड कौन आएगा 1, तो 1 का कितना कोफिशिएंट है -1। देखिए उसी तरह 2 में अब जाएंगे तो 2 का 1 है और 2 के बाद क्या आएगा 0 का, तो 0 का 1 है। और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं इधर से इधर तो इधर से इधर, इसको पहले करते हैं। तो f के पावर 0 लिखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ 1 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 -1 इंटू 1 1/1, ये कितना आएगा -2 आएगा। अब f के पावर अगर 0 का फाइंड करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इस पर डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1 मिल जाएगा। और इसमें देखते हैं कि फर्स्ट जो कॉलम है उसमें साइन कितने चेंज हुए हैं। तो देखिए यहाँ भी पॉजिटिव था, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ क्या आ रहा है निगेटिव है, फिर यहाँ पॉजिटिव है। तो साइन कितने चेंज हुए, पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, दो साइन चेंज हुए। यानी दो रूट जो है आपका वो कहाँ चला जाएगा, राइट पार्ट में, रियल पॉजिटिव पार्ट में चला जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 233 बोल रहा है द रेंज ऑफ के फॉर विच ऑल द रूट ऑफ इक्वेशन आर इन द लेफ्ट हाफ ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन। देखिए यहाँ लेफ्ट में पूछ रहा है कि क्या होगा, वो के का रेंज हम क्या डिसाइड करें कि लेफ्ट में रहे। तो देखिए इसको भी रूट हर पे बनाते हैं। तो यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है, एफ का 3 है तो एफ का 3 लिखते हैं, उसके बाद 2 वाला का, और कोफिशिएंट एफ का 3 का 1 है, उसके बाद 1 वाला का 2 है, ये 3 है और ये के है। एफ के पावर 1 का लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, ये अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 माइनस के अपॉन 3, एफ के पावर 0 का ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड कीजिएगा तो ये के आएगा। अब बोलते हैं कि फर्स्ट रो में सारे के सारे क्या हो, अगर
लेफ्ट में पोल अगर शो करना है तो ये सारे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए फर्स्ट रो में, कोई भी साइन चेंज नहीं होना चाहिए, यानी के आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ये वाले के, और ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप निकालिएगा तो 6 ग्रेटर देन के। अब ये दोनों को मिलेगा, यहाँ बोल रहा है कि 0 पे के बड़ा है और यहाँ बोल रहा है कि 6 पे छोटा है, तो क्या आप लिख सकते हैं, 0 पे बड़ा है और 6 पे छोटा है, ये रेंज आ जाएगा आपका। अगर इफ रेंज के लिए क्या होगा, आपका सिस्टम स्टेबल होगा और सारे के सारे पोल जो हैं वो लेफ्ट में रहेंगे, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 234, द फर्स्ट टू रो ऑफ रोथ टेबुलेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर इक्वेशन आर एज फ्लो दिया हुआ है, और इसके पूछ रहे हैं कि कितने रूट किधर होंगे। देखिए S3 S2 देखिए है 2 2 4 4। अब F1 निकालिएगा तो क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिएगा 8 माइनस 8, यानी ये 0 आ जाएगा और ये भी 0। हम बोले थे कि अगर ऑड नंबर का, f के पावर ऑड का अगर रो 0 हो जाता है तो क्या बनाते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो आप यहाँ एक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म कीजिएगा तो कैसे बोलते हैं कि जिस f के पावर के रो का 0 हुआ उसके जस्ट ऊपर देखिए कोफिशिएंट क्या है उस पे बनाते हैं, यानी 4f स्क्वायर प्लस 4। और यहाँ का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये कितना मिल जाएगा, 8f और ये 0, जो 8 आया वही वैल्यू रहेगा यहाँ आपका, और ये 0 का 0 ही रहेगा, तो ये आपका 8 मिल गया। फिर से ये मल्टीप्लाई करेंगे f के पावर 0 निकालने के लिए, तो आपको यहाँ कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अब देखिए इसमें आपको कोई साइन चेंज नजर आ रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है, देखिए यानी कोई भी साइन चेंज नहीं है, कोई भी साइन चेंज नहीं है, तो राइट में जो पोल है वो नहीं, एफ प्लेन में क्या है, कोई भी पोल नहीं होगा, कितने पोल होंगे, 0। मगर क्या है कि ये रो पूरे के पूरे 0 हो गए थे, जब पूरे के पूरे रो 0 हो जाते हैं तो क्या होती है कि वो पोल इमेजिनरी एक्सिस पर लाइज करती है, तो वो पोल का देखते हैं लोकेशन क्या होगा, इससे निकालते हैं, इसका जो भी रूट होगा वही लाइज करेगा, तो रूट उसका निकालिएगा तो क्या होगा, 4f स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, एफ स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, 4 कॉमन लेकर इधर बैठ सकते हैं, एफ स्क्वायर माइनस 1 होगा, यानी एफ इक्वल टू प्लस माइनस J1। ये दो रूट है, कहाँ लाइज करेंगे, इमेजिनरी एक्सिस पे, मगर यहाँ मैक्सिमम पावर कितना था, एफ का 3 था, टोटल रूट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रूट, टोटल नंबर ऑफ रूट जो होते हैं, जो भी ये पोनोमियल है उसका जो भी हाईएस्ट डिग्री होता है उतने के, यानी डिग्री ऑफ पोनोमियल के इक्वल होते हैं, यानी कितने थे, 3 हैं, तो 3 रूट होंगे। अभी तो यहाँ पता चला कि 2 तो इमेजिनरी पे है, राइट में एक भी नहीं है, यानी एक रूट कहाँ है, एक रूट जो आपका है वो लेफ्ट में है। तब देखिए ऑप्शन क्या दिया है, ए में बोला है कि 2 रूट ऑन एफ इक्वल टू प्लस माइनस जे ओमेगा एंड 1 रूट ऑफ राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन, राइट में तो कोई नहीं हो रहा है, राइट वाला तो आपका दोनों गलत हो जाएगा, ए और सी। लेफ्ट में हो रहा है, 1 रूट लेफ्ट में है और 2 रूट कहाँ है, प्लस माइनस जे ओमेगा पे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 235 बोल रहा है द नंबर ऑफ रूट ऑफ पोनोमियल, एक बहुत बड़ा रूट दिया हुआ है, इन ओपन लेफ्ट हाफ ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन इज, इसके लिए भी रूट हर्विज का टेबल बनाइए, रॉथ एरे का टेबल बनाइएगा। तो हम क्या बोले कि सबसे हाईएस्ट पावर देखिए कितना है, 7 है, तो 7 लिख लीजिए और एक 6 लिख लीजिए, और इसका अगर ये ऑड है तो ऑड का पावर का यहाँ कोफिशिएंट लिखना होगा, तो 7 का कितना है, 1, उसके बाद कौन आएगा, 5 आएगा, 5 का कितना है, 7, उसके बाद कौन आएगा, 5 के बाद 3 आएगा, तो कितना है, 31, उसके बाद 1 का आएगा यानी 25, उसी तरह 6 वाला में लिखिएगा तो कितना होगा, 1, 14, 17, 3, 200। देखिए ये केवल इवन का है, जैसे ये 6 का है तो ये 4 का है, ये 2 का है और ये 0 का है। अब F5 कैसे निकालते हैं हम लोग,
मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को और इससे डिवाइड करते हैं तो आपको यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 14/1, ये आपको मिल जाएगा -7। अगर यहाँ का निकालना है तो यहाँ के लिए क्या कीजिएगा, इसी से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ के लिए भी, और यहाँ के लिए भी इसी से। तो ये वाला मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, ये यहाँ लिख 31 माइनस 73/1, ये आप कीजिएगा तो आपको आएगा -42, और यहाँ का निकालिएगा तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। हमेशा जो भी फर्स्ट कॉलम में है उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना होगा 25 माइनस 200/1 कीजिएगा तो ये आ जाएगा -175, ये इसका और ये इधर का 0, ये चारों मिल गया। हम इफ के रो में यहाँ लिख देते हैं -7 मिला है, इफ वाले रो के लिए -42 मिला है, इफ वाले रो के लिए -175 मिला है और इफ वाले रो के लिए 0 मिला है। अब F4 निकालना है। अब F4 निकालिएगा तो कितना आएगा, उसी तरह आप मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ आपको आ जाएगा 8। अगर उसी तरह लिखिएगा यहाँ तो यहाँ आ जाएगा 48, यहाँ आएगा 200 और ये लास्ट वाला 0 रहेगा। देखिए 8 वाला का केवल एक बार बता देते हैं, बाकी इसका निकाल लीजिएगा। देखिए ये वाला कैसे निकालें कि ये जो 7 है, 7 से 14 को मल्टीप्लाई किए तो 7 × 14 माइनस ये कितना होगा -42/-7, ये कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा 14 माइनस ये आप कीजिएगा तो 6 यानी 8। उसी तरह अगर 48 का निकालना रहेगा आपको तो ये आप मल्टीप्लाई कीजिएगा इससे और इधर वाला का इससे और ये 48 आ जाएगा। उसी तरह ये वाले मल्टीप्लाई कीजिएगा या 200 आ जाएगा। अब f के पावर 3 का, अगर f के पावर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं ये तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब अभी हम क्या बोले थे कि f के पावर ऑड हो और उसके सारे रो आपको 0 हो जाए तो क्या बनाना रहता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ के वैल्यू निकालने के लिए। तो आप ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं, जस्ट इसके ऊपर देखते हैं और जो भी कोफिशिएंट है उससे बनाते हैं। यानी आपको कितना मिलेगा 8f के पावर 4, क्योंकि f के पावर 4 वाला से बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये क्या रहती है, इवन का है तो ये इवन का रहेगा, मतलब 48f² प्लस 200 इक्वल टू 0। ये क्या है आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन है और इसको डिफरेंशिएट करके हम निकालते हैं वहां का वैल्यू। तो आप क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा 32f³ 96f और ये 0, यानी ये वाला आपका वैल्यू कितना हो गया 32 और ए वाला वैल्यू हो गया 96 और इधर 0 ही 0 है। अब उसी तरह f के पावर 2 का निकालिएगा आप मल्टीप्लाई करके इसका और इसका, तो आपको यहाँ मिल जाएगा 24, यहाँ आएगा 200 और इधर वाले 0 0। अब इधर लिखते हैं, देखिए f के पावर 2 का लिख लिया, अभी f के पावर 1 का निकालना पड़ेगा। तो 1 के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि a वाले आप मल्टीप्लाई कीजिएगा और a वाले मल्टीप्लाई कीजिएगा, मीन्स 24 × 96, 0 नहीं करना है। जो वैल्यू निकाले हैं हम a वाले वैल्यू निकाले हैं और a वाले वैल्यू निकालने हैं, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये आप यहाँ कीजिएगा तो ये आपको मिल जाएगा -170 और ये बाकी सारे 0 हो जाएंगे। उसी s के पावर 0 का निकालिएगा तो ये आपको मिल जाएगा 200, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। अब देखिए कितने साइन चेंज हुए। देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट का साइन कैसा था, पॉजिटिव था, यहाँ पे भी कैसा था, पॉजिटिव था। यहाँ पे देखिए -7 है यानी निगेटिव है, यहाँ f के 4 में आइएगा पॉजिटिव है, ये देखिएगा ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ देखिएगा ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तब देखिए
पॉजिटिव टू निगेटिव एक फाइन चेंज हुआ, निगेटिव टू पॉजिटिव 2 हो गया, फिर यहाँ पे जाइएगा पॉजिटिव टू निगेटिव 3 फाइन चेंज हुआ और निगेटिव टू पॉजिटिव 4 फाइन चेंज हुआ। फाइन चेंज कितना हो गया 4। अगर 4 फाइन चेंज हुए तो 4 पोल कहाँ चल गया, राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन में, और जितने रिमेनिंग पोल हैं वो आपका क्या बनेंगे, लेफ्ट में जाएंगे या इमेजिनरी एक्सिस पे आएंगे। तो यहाँ पूछ रहा था कि ओपन लेफ्ट हाफ ऑफ एफ प्लेन कि कितने पोल जाएंगे। तो अगर आपका 4 पोल उधर चल गया तो आप लेफ्ट में कितने आएंगे, तो लेफ्ट में आपको यहाँ दिख रहा है कि 3 आएंगे। का लोकेशन क्या होगा, इफ वाले ऑक्सिलरी इक्वेशन जो फॉर्म हुआ है उससे निकालते हैं। ये इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही।